Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So today is 1st April and day is Friday. कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को. बाकी अगर आपको ये न्यूज़ एनालिसिस पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करा करें इस सीरीज़ को. उसके अलावा अगेन ये आपको पीडीएफ चाहिए तो अगेन आपको टेलीग्राम ग्रुप हमारे नीचे उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. उसके अंदर सारी ये पीडीएफ आपको मिल जाती हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से. क्रिप्टो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट्स ग्रोथ टू लूज एज इन फाइनेंशियल ईयर 2023. सबसे पहले इसके अंदर बेसिकली आपको एक बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि क्या हुआ था. थोड़े दिनों पहले जब बजट आया था तो उसके अंदर एक अनाउंसमेंट हुई थी कि क्रिप्टोज के ऊपर, एक्चुअली क्रिप्टो नहीं बोलना चाहिए, क्रिप्टो के अंदर एक उन्होंने ब्रॉड टर्म आइडेंटिफाई करी थी, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स. तो उसके अंदर क्रिप्टो, मेटावर्स और ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो हो सकता है फ्यूचर के अंदर और भी कोई नई टेक्नोलॉजी आए तो वो इसको इसी के अंदर पुट करने वाले हैं. तो इनके अंदर किसी भी एसेट के अंदर ट्रेडिंग करके अगर कोई पर्सन अर्न करता है मनी, तो जो जितना इनकम अर्न करेगा, जो प्रॉफिट होगा बेसिकली, उसका 30% गवर्नमेंट टैक्स करेगी. तो अब क्या हुआ था कि जब बजट आया था तब से वो इम्प्लीमेंट नहीं होना था. बजट में क्या होता है जनरली, जैसे ही बजट आता है उसके साथ एक, मतलब बजट का मीनिंग ही एक तरीके से होता है द फाइनेंस बिल. तो बजट तो हम वैसे बोलते हैं जनरली, बट उसको अगर हम पेपर पे देखें, उसके अंदर पेपर के अंदर क्या लिखा होता है तो उसका नाम होता है फाइनेंस बिल. तो फाइनेंस बिल एक तरीके से, एक जैसे नॉर्मल बिल होता है उस तरीके से बिल निकलता है, वो पास होता है, फिर वो एक एक्ट बनता है. तो जो एक्ट होता है वो अगले साल से एप्लीकेबल होता है, और अगला साल मतलब है अगला फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है जो साल अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च में ख़त्म होता है, ना कि जनवरी से दिसंबर वाला. उसको कई बार एनुअल ईयर भी बोल देते हैं, जो जनवरी से दिसंबर होता है. तो सिंस आज 1 अप्रैल है तो ये न्यूज़ का आना बहुत ही लॉजिकल है कि आज से आपका इम्प्लीमेंटेशन चालू हो जाएगा. और इसीलिए इन्होंने ऐसा लिख करके लिखा है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट्स ग्रोथ टू लूज एज, मतलब कि कम ग्रोथ अब उनकी होगी, या फिर हो सकता है कि इसके अंदर फॉल भी देखने को मिले क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर. जितना वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रहा था, जितना लोग ट्रेडिंग कर रहे थे उस तरीके से. तो अगर हम देखें तो कुछ फिगर्स को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30% आपका टैक्स लगेगा. पहले तो न्यू टैक्स रिजीम का मतलब यही है, 38% टैक्स वाला. रिटेल इन्वेस्टर्स हैव ऑल्सो स्क्वायर्ड ऑफ, मतलब अगर आप कल और परसों की ट्रेडिंग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है पहली बात तो, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर रहा है सेल पे. तो लोगों ने अपना पोजीशन सब सेल करके अपना सारा जो भी लॉस हो रहा था या जो भी प्रॉफिट हो रहा था उसको बुक कर लिया है. और इसके अलावा देखें तो यहाँ पर एक और काफ़ी अच्छा क्लॉज है, इट विल लाइकली इम्पैक्ट वॉल्यूम्स बाय एटलीस्ट 20 to 50%. तो यहाँ पर 20 to 50% डिक्रीज देखने को मिल सकता है वॉल्यूम्स के अंदर, ऐसा यहाँ पर प्रिडिक्शन किया जा रहा है. इसके अलावा देखें तो यहाँ पर द फाइनेंशियल 2022, ये मैंने आपको इसका लॉजिक बता दिया. रिक्वायर्स ट्रेडर्स टू पे अ फ्लैट 30% टैक्स ऑन गेन्स मेड ऑन वीडीएस. तो ये वीडीए का मतलब क्या है? वीडीए मतलब आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट. तो इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी भी काफ़ी बड़ा पार्ट रहता है. इसके ऊपर आपको फ्लैट 30% देना पड़ेगा. अब यहाँ पर फ्लैट 30% का एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मीनिंग है. अगर आपको वैसे नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इनकम स्लैब्स होते हैं जिसमें आपको इनकम टैक्स रेट देना होता है, वो स्लैब्स के बेसिस पे देना होता है. अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपीज़ तक है तो एक स्पेसिफिक आपके ऊपर स्लैब लगेगा, बट अगर 5 लाख रुपीज़ तक ही है तो थोड़ा कम टैक्स लगेगा. इस तरीके से आपका ये फ्लैट 30% है, यानी कि ये चेंज नहीं होगा कितनी भी आपका इनकम हो. अगर आप 100 रुपये भी अर्न करते हैं क्रिप्टो से तो भी आपको 30 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे. अगर आप 100,000 अर्न करते हैं तो भी आपको 30,000 पे करने पड़ेंगे. इसमें बीच में कोई डिफरेंस नहीं है. अब यहाँ पर एक और बहुत ही अच्छा क्लॉज है, विल नॉट बी एबल टू सेट ऑफ लॉसेस. तो ये एक टैक्स का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, सेटिंग ऑफ लॉसेस. तो इसके अंदर मैं आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल आप दो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एक प्रॉपर्टी में आपको 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, आप उसे सेल कर देते हैं एक साल के अंदर अंदर, और एक प्रॉपर्टी के अंदर आपको 20,000 रुपीज़ का लॉस हो जाता है. तो अब यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको, क्योंकि आप टैक्स भरेंगे तो आपको 1 लाख रुपीज़ पर टैक्स भरना पड़ेगा और 20,000 रुपीज़ पर आपको कुछ नहीं करना होगा, लॉस के ऊपर टैक्स नहीं देना होता है. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप 1 लाख रुपीज़ में से 20,000 का लॉस सेटल करा सकते हैं. फिर आपकी जो 1 लाख की टोटल इनकम होगी उस पर टैक्स नहीं लग रहा होगा, उस पर 18,000 जो आपका बचा 80,000 वो आपकी इनकम पे टैक्स लग रहा होगा. इसमें क्या हुआ कि दोनों प्रॉपर्टी का हालांकि कोई रिलेशन नहीं था, बट उनके बीच में सेट ऑफ हो गया. सेट ऑफ मतलब है कि एक प्रॉपर्टी या एक एसेट क्लास से दूसरी एसेट क्लास में भी ऐसे सेट ऑफ हो सकता है. अगर आपने किसी शेयर्स में आपको लॉस हो गया और आपको प्रॉपर्टी में गेन हो रहा है तो आप उनको भी आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं. बट ऐसा वीडीए के साथ नहीं है, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर टैक्स देना ही पड़ेगा. लॉसेज हुए तो आपके, प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट का उसमें से 30% होगा. तो इस तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पर काम कर रही है, और ये मतलब एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो डिस्करेज करने वाली बात है.
बट अगर हम गवर्नमेंट का ओवरऑल स्टांस देखें तो गवर्नमेंट चाहती भी यही है कि वो डिस्करेज करे और लोग थोड़ी कम ही ट्रेडिंग करें इसके अंदर, जैसे इन्होंने थोड़े सैंक्शंस वगैरह लगाए थे पहले भी, तो वो सब है इसके अंदर। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। एक्सपोर्टर्स टू रशिया सी गवर्नमेंट कॉमा आरबीआई हेल्प। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक्सपोर्टर का मीनिंग एक्सपोर्टर कंपनीज या कंट्रीज नहीं है। यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स इंडिया से रशिया में ट्रेड करते हैं वो यहाँ पर लोकल एक्सपोर्टर्स की बात कर रहे हैं। और जनरली इंडिया से रशिया जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं उसके अंदर मेनली आपको यहाँ पे दिखेगा टी, स्टील, केमिकल और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स, इनकी बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पे भी देख सकते हैं केमिकल एक्सपोर्टर्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ये आपके इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स के अंदर टी वगैरह आ गया, और स्टील वगैरह के वो सब मेटल के अंदर आ गया, एंड अदर्स तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, फार्मा भी आ गया, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। तो इसके अंदर क्या है, ऐसे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनमें क्या हुआ है कि मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ और भी ज़्यादा। यह हुआ है कि यहाँ पर रशिया के साथ काफ़ी सारे देशों ने, काफ़ी सारी मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ सैंक्शंस लगा दिए हैं। सैंक्शन बहुत ही अच्छा तरीका होता है, एक वर्ल्ड वॉर, जब वॉर चल रहा होता है उसको हम सपोर्ट करें। देखो क्या होता है कि रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन किया, उसके लिए एक तरीका था, हम अगर अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हैं यूक्रेन की तरफ से तो हम अपनी आर्मी लेके पहुंच जाएं वहाँ पर और वहाँ पर रशिया के खिलाफ लड़े। बट वो चीज़ एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव बात नहीं है। हमारी इकोनॉमी को भी लॉस होगा, उनकी इकोनॉमी को तो लॉस ऑलरेडी हो रहा है, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात होती है इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना। इकोनॉमिक सैंक्शन एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट का तरीका है। इसके अंदर जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अब इंडिया से कोई गुड ट्रांसफ़र करते थे रशिया को, जो कि वहाँ के लिए, वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे ब्रेड नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड वहाँ पे इंडिया से इंपोर्ट होता था, तो हमने वो बंद करा दिया। हम ये चाहते हैं कि आप यूक्रेन से अपना इन्वेजन हटाओ, तब हम आपको ब्रेड सप्लाई करेंगे। हालांकि इतनी डिपेंडेंट कोई कंट्री नहीं होती कि वो बिल्कुल ही अपना काम ना करे कहीं पे भी, किसी भी फील्ड के अंदर, बट फिर भी ऐसा मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ। तो यहाँ पर इसी तरीके से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ स्विफ्ट। तो स्विफ्ट में क्या होता है कि हर बैंक का एक एड्रेस होता है, एक तरीके से पेमेंट एड्रेस। तो अगर आपको कहीं बैंक में पूरे इंटरनेशनल पेमेंट करनी है तो हर बैंक का, हर ब्रांच का एक स्विफ्ट कोड होता है, जैसे आईएफएससी कोड होता है। आईएफएससी कोड में इंटरनेशनल नहीं होता है, आईएफएससी कोड में अगर आपको पूरे इंडिया में ट्रांसफर करना है कहीं पे पैसा, तो हर बैंक का, हर अकाउंट नंबर का आईएफएससी कोड होता है। इस तरीके से स्विफ्ट कोड होता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। बिना स्विफ्ट कोड के, बिना स्विफ्ट के प्लेटफॉर्म के कोई भी बैंक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकता। तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो एक्सपोर्टर्स थे उनको अपना पैसा चाहिए, उन्होंने अपना माल ट्रांसफर कर दिया था, एंड जनरली क्योंकि वो इतने पुराने ट्रेड रिलेशंस हैं तो हो सकता है वहाँ पे उन्होंने क्रेडिट पे माल दे दिया हो और बाद में पैसे आने हो। पर क्योंकि अब उन्होंने ये इन्वेजन चालू कर दिया और उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लग गया, तो स्विफ्ट ने भी उनको बैन कर दिया। कोई भी रशिया का बैंक स्विफ्ट के साथ नहीं डील कर सकता है। हालांकि वही बैंक्स की ब्रांचेस बाहर भी हैं, बट किसी तरीके से भी कोई ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो स्विफ्ट की वजह से हुआ क्या कि मैनी टी एक्सपोर्टर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैनी टी एक्सपोर्टर्स फ्रॉम साउथ इंडिया हैवन रिसीव्ड पेमेंट्स फ्रॉम रशियन बायर्स। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही है कि हमें पेमेंट ही नहीं मिल रही है जो यहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं उनको। उसकी वजह से वो क्या, मतलब मेन का रीज़न यही था, सैंक्शन इम्पोज बाय दी वेस्ट। तो वेस्ट मतलब ये वर्ल्ड के वेस्ट की बात करें। और यहाँ पर रिपल इफेक्ट का मतलब है कि जैसे अगर आप एक्सपोर्टर्स हैं उनको अपना पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो कैसे लेबर और उन सब की कॉस्ट बियर करेंगे। तो वो वर्कर्स, सप्लायर्स जो भी थे उनके, वो भी मतलब उनको भी दिक्कत होगी, वो भी आगे आके प्रोटेस्ट करेंगे, वो सब करेंगे। यहाँ पे देखें तो टाटा स्टील, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स टू रशिया सीकिंग इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट एंड आरबीआई। तो यहाँ पर बेसिकली ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट और आरबीआई को इंटरवीन करना चाहिए और किसी तरीके से हमारी पेमेंट करानी चाहिए। क्योंकि हर क्या है कि एक जो कॉमन मिडिल माइंड होता है या मिडिल क्लास माइंड होता है कह सकते हैं, वो बेसिकली हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा सोचता है। तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट इनके लिए इस तरीके से हो रही है कि इनको फिजिकल डिलीवरी करा लेनी चाहिए, जो आपका मनी है उसकी। उसमें बहुत पॉसिबल एरर्स भी हो सकते हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं, बट फिर भी यहाँ पर ये डिमांड करी जा रही है। खैर हम अभी के लिए आगे चलते हैं। तो अब इस न्यूज़ में है फ्यूचर एंटरटेनमेंट, ये एक्चुअली एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एंटरप्राइजेज है। तो फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड डिफॉल्ट्स ऑन लोन रीपेमेंट ऑफ 28888 करोड़। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ ये है कि यहाँ पर फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है उनके साथ काफ़ी सारे, आप सभी को पता है, उनके लोन चल रहे हैं और उनका पूरा एक कॉन्ड्रम हुआ है अमेजोन और रिलायंस के साथ। तो मतलब पूरी कंपनी की फाइनेंशियल हालत ख़राब चल रही है, उनके पास लोन रीपेमेंट तक के पैसे नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे में होता क्या है कि लोन रीपेमेंट के पैसे अगर आपके पास नहीं होते हैं तो दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो बहुत हार्श चीज़ें होती है कि उनको, कंपनी को पूरा नॉन परफॉर्मिंग लोन की कैटेगरी में डाल दिया जाए, एनपीएल उसको बोलते हैं,
जो यहाँ पे भी आपको दिखेगा। एनपीएल बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि कंपनी एक तरीके से बैंकरप्ट हो चुकी है, कंपनी को कोई आखिरी सहारा भी नहीं है और कंपनी को बैंकरप्ट होना ही पड़ेगा, उसको अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे और लेंडर्स के हाथ में पूरा कंट्रोल आ जाएगा। वो बहुत ही एक तरीके से वर्स्ट सिचुएशन होती है। सेकेंड होता है कि आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करा लें। लोन को रिस्ट्रक्चर कराने का मीनिंग होता है, जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल ऐसा लोन है, ये मैं बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का कोई लोन आपने लिया है, उसमें आपको 10 रुपीज़ 10 मंथ्स में पे करने थे, बट आपका कुछ ऐसा फाइनेंशियल क्रंच हुआ जिससे आप 10 रुपीज़ पे नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा उसके ऊपर और आपको थोड़े लंबे टाइम तक पेमेंट करनी पड़ेगी, बट आप 7 रुपीज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी एक अमाउंट बनेगा, लेट से 105 रुपीज़ का हम इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, तो 7 रुपीज़ की आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको फिर 15 मंथ्स तक पेमेंट करनी पड़ेगी और आपका पूरा लोन पे ऑफ हो जाएगा, आपका फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो जाएगा। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग का होता है। तीसरा एक और तरीका होता है मोराटोरियम देना। मोराटोरियम की हमने पहले काफ़ी बार बात की है। मोराटोरियम के अंदर क्या होता है, आप एक तरीके से हॉलीडे दे देते हो टैक्स इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट का। तो अगर आपकी जैसे कोई इंस्टॉलमेंट थी, आपने 2-3 इंस्टॉलमेंट पे करी शुरू वाली, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद आपका फाइनेंशियल क्रंच आ गया बहुत बुरा और आप रीस्ट्रक्चरिंग भी नहीं करा सकते, आप कुछ भी नहीं दे सकते उनको। तो आप थोड़े टाइम तक के लिए, थोड़े टाइम ब्रैकेट तक के लिए कुछ पे ही नहीं करोगे। उसके बाद उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो मिला के आप फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। उसमें हो सकता है कि आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बढ़ जाए या फिर एक नंबर ऑफ 2-3 इंस्टॉलमेंट्स बढ़ जाएंगी टोटल में। तो इस तरीके से ये पूरा काम करता है और मोराटोरियम का कॉन्सेप्ट रहता है। तो ये 3 मेन तरीके होते हैं अगर कोई कंपनी इतनी फाइनेंशियल क्रंच में चल रही होती है तो उसको करने का। और ऑब्वियसली बात है, एक और तरीका हो सकता है कि कोई कंपनी उसको बहुत बड़ी फंडिंग दे दे तो वो अपना आराम से रीपे कर सके, जो कि काफ़ी अनलाइकली चल रहा है आज की डेट में। अब यहाँ पर हुआ क्या है, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के साथ ऐसा ही हुआ था, फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के साथ ऐसा हुआ था और उन्होंने वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग डील को ऑप्ट किया था, जो रीस्ट्रक्चर करेंगे, यानी कि कुछ अभी पे कर देंगे और कुछ अभी बाद में धीरे धीरे करके हम पे करते रहेंगे, थोड़ा अमाउंट कम कर देना और उस तरीके से। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, उन्होंने पहले तो मार्च 23 और मार्च 28 को इनकी 2 ड्यू पेमेंट थी रीस्ट्रक्चरिंग होने के बाद। तो उसके अंदर 94 करोड़ और 19 करोड़ रुपीज़ उनको रिस्पेक्टिवली पे करना था, जो कि ये नहीं कर पाए, वो इनका बैड डेप्ट हो गया। उसके बाद टोटल मिला के आज तक ये 28 मतलब क्योंकि ये रिस्ट्रक्चरिंग डील फिर हो ही नहीं पाई, तो यहाँ पर टोटल डेट की वैल्यू लिखी हुई है। टोटल डेट की वैल्यू आपकी 2,888 करोड़ पर पहुंच चुकी है। और अगर हम इसके अंदर ये पुरानी 2 फिगर्स मिला लें जिनको इनको पहले ही पे करना था, तो टोटल इनका डेट 30,001 करोड़ रुपीज़ पर आ गया है। तो बेसिकली इतना डेट इनको रीपे करना है, जिसके लिए अब OTR टर्म्स बनाई जाएंगी और नहीं वापस से। OTR का मतलब है यहाँ पर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग डील। तो यहाँ पर फ्यूचर में क्या होगा ऐसा सब इसके अंदर आर्टिकल के अंदर नहीं लिखा है, बट ऐसा हो सकता था कि मतलब जो इसके अंदर लिखा है कि अगर ये कंपनी अब रीपे नहीं करती है वापस से, तो इस कंपनी को NPL के अंदर डाल दिया जाएगा, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग लोन। तो किससे इन्होंने लोन लिया है ऐसा तो यहाँ पर ज़्यादा रिवील नहीं करा गया है, अगर आप चाहें तो इसको और गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बट ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर डेटा, क्योंकि फिर वो यहाँ पर लिखा ही होता। तो वो चीज़ के अंदर मैंने भी देखा था नहीं मिल रहा है। और अगर देखें तो एक और एक्सपेक्टेशन इसके अंदर आई थी पहले, जो कि मैंने आपको एक तरीके से 4th केस बताया था कि कोई कंपनी इनको बहुत बड़ी फंडिंग दे दे उस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जनवरी के अंदर इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी, जो इनका जॉइंट वेंचर में पार्टनर है, तो उनके साथ इन्होंने मतलब एक तरीके से डील की थी कि 25% हम आपको सेल कर देंगे अपनी कंपनी का फॉर 1253 करोड़ रुपीज़। बट यहाँ पर हुआ क्या कि क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रॉड वगैरह के अंदर इन्वॉल्व थी, या फ्रॉड नहीं कहना चाहिए, केसेस के अंदर इन्वॉल्व थी जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह के अंदर चल रहा था अमेजोन से रिलेटेड। तो इस कंपनी में क्या हुआ कि बट द डील इज अवेटिंग रेगुलेटरी अप्रूवल। तो मतलब ये कि अगर रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिल पाया, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई ज़्यादा इंटरवेन नहीं रहेगा, बट हाँ कुछ ऐसी जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं या फिर CIC होता है, उनसे इनको अप्रूवल मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिले होंगे। इसका भी कोई भी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि किससे इनको अप्रूवल नहीं मिले। आगे चलते हैं। RIL टुक ओवर फ्यूचर रिटेल्स असेट्स स्टोर्स एज अनपेड रेंट्स रोज टू 4,800 करोड़ रुपीज़। अब यहाँ पर बेसिकली हुआ ये है कि रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के लिमिटेड के बीच में काफ़ी ज़्यादा कोनंड्रम चल रहा है कितने टाइम से। ये रिलायंस इनको खरीदना चाहता है, फ्यूचर भी बेचना चाहता है, बट अमेजोन बीच में आ जाता है और अमेजोन नहीं बेचने देता। यहाँ पर आपको लग रहा होगा अमेजोन बहुत बुरा है, ऐसा जो मैंने स्टोरी बताई है, बट अमेजोन के पास लीगल राइट है, वो इस सेल को मना कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। बट हुआ क्या है, उसके बावजूद भी यहाँ पर एक बहुत सारे फैक्टर्स और भी निकल के आ रहे हैं इस केस के। रिलायंस ने क्या किया है, जो इनके फ्यूचर रिटेल के स्टोर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा, अब ऐसा मुझे नहीं पता ऐसा है या नहीं है,
बट पेपर्स के अंदर ऐसा दिखाया जा रहा है कि रिलायंस से ही इन्होंने रेंट पे लिए थे पहले भी, जो कि आज तक ऐसा खास कोई डिस्क्लोज हुआ नहीं था। और उससे हुआ क्या कि अब जब ये रीपे नहीं कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मतलब रेंट ना एक फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का कोई स्टोर है जो बिग बाज़ार का स्टोर है, तो उसका ऐसा रेंट नहीं होता कि कोई इतनी बड़ी कंपनी पे कर पाएगी थोड़ी उस दिन की सेल्स से। तो इनका पिछला फाइनेंशियल बहुत ख़राब चल रहा है और आज के टाइम पे जो इनकी सेल्स आ रही है वो इनका कवर नहीं कर पा रही है जो रेंट है। तो उसकी वजह से रिलायंस टेक ओवर करता जा रहा है धीरे धीरे करके इनके जो रियल असेट्स हैं उनको, जो स्टोर्स हैं इनके, इनको। तो जो बिग बाज़ार के स्टोर्स हैं वो काफ़ी सारे रिलायंस आपको होर्डिंग्स वगैरह उसके अंदर दिखेंगे। उसका मेन रीज़न ये है कि वो अपना रेंट्स रिपे नहीं कर पा रहे हैं, और उसका अगर हम टोटल अमाउंट देखें तो 4800 करोड़ रुपीज़ पर पहुंच गया। तो इस तरीके से रिलायंस ने, अब इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि रिलायंस ने एक तरीके से 4800 करोड़ रुपीज़ में फ्यूचर रिटेल को अक्वायर कर लिया है पूरा, और हंड्रेड्स ऑफ स्टोर्स को उन्होंने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया है, और वो ज़्यादा रिपे मतलब जितना नहीं करेंगे उतना वापस से वो टेक ओवर करते चले जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखेगा किशोर बियानी लेड रिटेलर इन लेट फेब्रवरी, मतलब कि किशोर बियानी जो है वो इनके प्रमोटर हैं और बियानी कंपनी पूरी इसकी एक तरीके से प्रमोटर है। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। आगे चले तो एज मरकरी राइजेस फ्रिज एसी कंपनी लेट आउटपुट सोर। तो मरकरी राइजेस का पहले मीनिंग समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका थर्मोमीटर होता है, उसके अंदर मरकरी आप सभी को पता है एक एलिमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है ताकि टेम्परेचर बता दिया जाए। अब यहाँ पर मरकरी राइजेस का मीनिंग है क्योंकि मरकरी राइज कर रहा है यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से एसी कंपनीज ने अपना आउटपुट बढ़ा दिया है। तो उसके अंदर बेसिकली ये थोड़ा फैंसी करके लिखा हुआ है, बट अगर आपको बेसिक समझना है तो आप ये पढ़ सकते हैं। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी टू फुल फ्रॉम 60 to 50%, 60 to 70% till 2 weeks ago amid a surge in demand triggered by the heat wave in several parts of the country। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि क्योंकि हीट वेव्स जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है काफ़ी सारी स्टेट्स इन द कंट्री के अंदर, तो उसके अंदर हुआ क्या है, काफ़ी सारे जो एसी मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने अपनी कैपेसिटी जो थी वो 60-70% से फुल पे ले आए हैं ताकि 2-3 हफ्ते के अंदर वो अपनी डिमांड को कर्व कर सकें और पूरा एसी का सप्लाई एक तरीके से कंप्लीट कर सके यहाँ पर। और ये एसी लिखा है यहाँ पर, बट इसके अलावा जो कूलर वाली कंपनीज होती हैं या जो नॉर्मल फ़ैन या जो भी इसके तरीके का इक्विपमेंट होता है उस वाली कंपनीज में सब में ही ऐसा हाल चल रहा है आज की डेट में। तो आई होप मैंने आपको ये पूरा ये समझा दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा इसके अंदर। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर आपकी 2-3 न्यूज़ इसमें हम कवर करते हैं। ईटेल ऑर्डर्स में सून कॉस्ट अ पैकेट एज फ्यूल प्राइसेस शूट अप। तो यहाँ पर ईटेल का मतलब है सबसे पहले ई रिटेल, यानी कि जो आप ई कॉमर्स से मंगाते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब इसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, जो आपका पेट्रोल है ये सब है, इनके प्राइसेस बढ़ गए हैं जो कि डिलीवरी में बहुत ही क्रूशियल पार्ट प्ले करते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे एक तरीके से लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है वो 2 कॉस्ट होती है। एक तो आपका जो लॉजिस्टिक्स का पर्सन होता है उसकी सैलरी होती है, दूसरा फ्यूल। तो 2 ही मेन कॉस्ट आती हैं, या तीसरा बोल सकते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, वो इसके अंदर आती है। तो 3 ही कॉस्ट होती है मेन, जिसके अंदर एक बहुत ज़्यादा बढ़ने लग रही है। और अगर हम आज की रेट की बात करें तो डिसीजन टू इंक्रीज फ्रेट चार्जेस कम्स एट अ टाइम व्हेन पेट्रोल प्राइसेस हैव कॉस्ट 100 रुपीज़ मार्क इन सेवरल सिटीज़। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आज की बात करें तो 100 रुपीज़ का मार्क बहुत सारी मेजर सिटीज़ के अंदर क्रॉस हो चुका है। तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर ईटेल जो ई रिटेल है इसके अंदर डिलीवरी के प्राइसेस में इंक्रीज आ सकता है। तो डिलीवरी जो बहुत ही बड़ी कंपनी है इसके अंदर, और बहुत सारी जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज इनको डिलीवरी को अपना कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देती हैं अगर इनके पास कोई ऐसा कोई मतलब डिलीवरी पर्सन अवेलेबल ज़्यादा नहीं होता। तो डिलीवरी वाले क्या करेंगे, फिर उन्होंने अभी अपना एक नोटिस निकाला है कि वो डिसाइडेड टू इंक्रीज फ्रेट चार्जेस बाय 30% इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1। तो यानी कि अप्रैल 1 आज से लगभग इनका जो 30% है वो यहाँ पर फ्रेट चार्जेस बढ़ जाएगा। फ्रेट में क्या बोल रहा हूँ बार बार, तो फ्रेट का मतलब होता है जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं जो कि कंपनी एक बहुत ही बड़े स्केल पर दूसरी कंपनी से लेती है। यानी कि अगर आप अमेजोन से कोई चीज़ मंगाते हैं तो अगर कोई अमेजोन वाला पर्सन ही डिलीवर कर रहा है इसका मतलब है कि अमेजोन ने ही कॉस्ट बियर करी है। बट अगर आप कोई किसी छोटे स्टार्टअप वाले ब्रांड से मंगाते हैं तो उनके खुद के डिलीवरी बॉयज़ नहीं आएंगे, उनके खुद के डिलीवरी पर्सन होते ही नहीं है एक्चुअली में। वो डिलीवरी या ऐसे किसी क्विक एक्सपर्ट या ऐसी किसी कंपनी के साथ पार्टनर कर लेते हैं, उनको एक तरीके से सर्विसेज उनके खरीद लेते हैं ताकि फिर वो उनको फ्रेट दें और उनका डिलीवरी पूरा हो सके। तो वहाँ पर फ्रेट की बात कर रहे हैं कि 30% बढ़ जाएगा। अब इसका बहुत बड़ा कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोगों के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे या नहीं करेंगे।
बट ऐसा अगर हम यहाँ पे देखें, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के काफ़ी सारे लोगों के साथ इकोनॉमिक टाइम्स ने बात की है। उन्होंने यही बोला है कि बट दे एक्सपेक्ट टू पास एन एडिशनल कॉस्ट टू द कस्टमर्स, यानी कि जो भी एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी वो कस्टमर्स को ही सेट ऑफ कर देंगे, यानी कि रेट्स बढ़ा देंगे अपने प्राइसेस के। आगे चले तो यहाँ पर TCS, इन्फी, विप्रो जॉइन रेस और स्मॉल IT डील्स। बहुत ही बेसिक डील है, मतलब बहुत ही बेसिक न्यूज़ है। इसके अंदर बिग थ्री सबसे पहले समझते हैं। तो IT सेक्टर के अंदर बिग थ्री सबसे बड़े तीन मेन जो चीज़ें चल रही हैं आज की डेट में वो है TCS, या कंपनीज चल रही है आज की डेट में वो है TCS, इन्फोसिस, इन्फी मतलब इन्फोसिस एंड विप्रो। तो ये तीन सबसे बड़ी कंपनीज हैं IT की इंडिया के अंदर। ये तीनों 20 मिलियन रेंज, जो मतलब यहाँ पर क्या है कि डील्स जो होती है IT सेक्टर के अंदर, उसके अंदर ब्रैकेट बना रखे हैं। जो मिड टीयर फर्म्स होंगी, मतलब जो मिड टीयर फर्म्स होंगी, जो बीच की कंपनीज हैं एक तरीके से मिडिल स्केल टाइप, वो कितने कितने अमाउंट का, ग्रॉस अमाउंट की डील कर रही होंगी, वो सब यहाँ पर सेट किया जाता है पहले। कोई ऐसा लीगल इसके अंदर राइट नहीं होता किसी का कौन सी डील करनी है कौन सी नहीं करनी है, बट यहाँ पर एक जनरली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से चलता है। तो जो मिड टीयर फर्म्स थी उनको भी कंपटीशन दे रही हैं जो लार्ज टीयर फर्म्स हैं, जो जनरली इतने छोटे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हैं, बट अब वो 20 मिलियन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स की रेंज में भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, अगर हम इसमें अंदर देखें क्यों आ रही हैं ये, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा Q4 की ये बात करें। Q4 मतलब जनवरी से लेकर मार्च तक का जो पीरियड था इस साल का। तो उसके अंदर अगर देखें तो अलॉट दैट ग्रोथ केम फ्रॉम अवार्ड्स अंडर 20 मिलियन इन ACV। तो ACV का सबसे पहले मतलब होता है एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जिन कॉन्ट्रैक्ट्स की 20 मिलियन के आसपास थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली है उसके अंदर, तो उसकी वजह से ये लोग भी वहाँ पर एंटर कर रहे हैं। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा कोई खास न्यूज़ नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स मार्केट्स में एक न्यूज़ है, तो इसके अंदर पहला तो ये है कि टेक मेटल्स एंड ओल्ड इकोनॉमी हेल्प निफ्टी गेन 16%। तो यहाँ पर कौन से मेजर जो स्टॉक्स थे उनकी एक इंडस्ट्री बताई हुई है कि जो निफ्टी के अंदर हैं और उनमें गेन आया है। तो उनकी कौन सी इंडस्ट्री है इसका कोई भी पॉइंट नहीं है ज़्यादा न्यूज़ का। आगे चलते हैं। बेन टू अक्वायर 25% इन IIFL वेल्थ फॉर 3680 करोड़। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और हो सकता है फ्यूचर में इसका कोई आपको कॉन्सिक्वेंट न्यूज़ देखने को मिले। बेन एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि आपके कंसल्टिंग के अंदर काम करती है, कंसल्टिंग की पूरी कंपनी है, और इनका एक इन्वेस्टमेंट बैंक भी है, बट वो प्राइवेट है, वो ज़्यादा उसमें बेसिकली काम नहीं करते हैं। तो इसके अंदर देखें तो बेन ये जो कंपनी है वो अक्वायर कर रही है IIFL वेल्थ में 25% स्टेक को। तो ये मतलब इस कंपनी के लिए बहुत ही डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी होगी। इसके अंदर ये जो 25% होगा वो जनरल अटलांटिक और फेयरफैक्स, ये दो कंपनीज हैं जो अपना बल्क होल्डिंग सेल कर रही होंगी, और जो इसकी वैल्यूएशन निकाली गई है वो 3680 करोड़ रुपीज़ का, मतलब 25% का है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से अगर आपको टोटल वैल्यूएशन देखनी है। IIFL Wealth shares have surged 35.3% during the last 1 year, outperforming the 18.29% gain in the Sensex। तो यहाँ पर IIFL Wealth की थोड़ी तारीफ करी गई है। इसके अंदर बोला गया है कि 35% गेन आपको स्टॉक में इनके देखने को मिला है पिछले एक साल में, और अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सिर्फ 18.29% ही वो बढ़ा है। तो ये इस तरीके से बेसिकली अच्छा परफॉर्म किया है इसने सेंसेक्स से। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव कंपनी यहाँ पे देखने को मिलती है अगर आप ये देखते हैं, और बेन की इस डिसीजन को सपोर्ट करता है इकोनॉमिक टाइम्स। तो आगे चले तो रुचि सोया FPO थ्रू इवन एज बिड्स फॉर 9.7 मिलियन शेयर्स पुल्ड आउट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की डेट में जो स्टॉक मार्केट इंडिया में चल रहा है उसको समझने के लिए, कि आज की डेट में कितना, मतलब असल में मार्केट कैसा है, असल में मार्केट के पास कितना पैसा है, ये समझने के लिए ये न्यूज़ बहुत ज़रूरी है, जो कि ऑलरेडी नेगेटिव दिखाता है इसको। बट आगे देखते हैं। इसके अंदर द ओवरऑल सब्सक्रिप्शन डिक्लाइन फ्रॉम 3.6 टाइम्स टू 3.4 टाइम्स। तो मैं पहले आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ ये सब बताने से पहले कि यहाँ पे क्या हुआ था कि सेबी ने इनके ऊपर एक, एक्चुअली मैं उससे पुरानी बात में जाता हूँ। रुचि सोया का FPO आया था। FPO का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसके बारे में आपको कम से कम 1000 बार बता चुका हूँ, तो इसके अंदर मैं नहीं बताऊँगा वापस से। रुचि सोया का जो FPO था, इसमें हुआ क्या था कि इनके ऊपर एक अलेज लगाया गया था कि इन्होंने कुछ ऐसे प्रमोशनल मैसेजेस सेंड कराए हैं अपने काफ़ी सारे नंबर से, फेक नंबर से, जिसके अंदर क्या हुआ है कि इनको लोगों को भड़काया गया है कि FPO खरीद लो, बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, इस तरीके से उनको काफ़ी सारे मैसेजेस करे गए। ये सेबी को बात पता चली तो सेबी ने इनके ऊपर केस कर दिया, केस नहीं बोलना चाहिए, अलेज कर दिया कि अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब आपको एक विंडो खोलनी पड़ेगी जिसके अंदर आप जो भी जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं उनको
बेचने का, मतलब वापस से अपनी जो भी इन्होंने एप्लीकेशन दी थी उनको विड्रॉ करने का एक चांस दिया जाएगा, और आपको सबको ये मैसेज भेजना पड़ेगा कि हमने ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा है, वो हो सकता है वो फेक हो, या इस तरीके से मैसेज इनको भेजना था। अब यहाँ पर हुआ क्या, उसकी वजह से अगर हम देखें क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो इस न्यूज़ के अंदर कवर किया हुआ है। उस न्यूज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ा, एफपीआई जो लोग थे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो लोग थे, उन्होंने 97% अपनी बिड्स जो थी उनको विड्रॉ कर लिया। एक तरीके से उन्होंने जीरो पे ही अपनी टोटल जो पोर्टफोलियो था इनका उनको ले आए हैं एफपीओ, रुचि स्वैग एफपीओ के अंदर। आगे देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने कोई अपना ज़्यादा कोई खास एप्लीकेशन को कैंसिल नहीं किया। एफपीआई वाले लोगों ने 72 लाख अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल कर लिया, जो कि हमने ऊपर देखा 97% था इनके टोटल 75 लाख एप्लीकेशंस के लिए। Retail investors withdrew only 5.7 lakh bids, while high net worth individuals cancelled 13 lakh shares. तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने 5.7 लाख रुपीस के जो शेयर्स हैं उनकी बिडिंग को वापस ले लिया, और इस तरीके से आप HNI में भी देख सकते हैं। और इसका जो मेन शेयर था, क्योंकि FPO है, FPO के अंदर ऑलरेडी शेयर भी ट्रेड करा होता है, तो शेयर भी 2.2% से ड्रॉप कर गया इस सब की वजह से। और कंपनी फिक्स इशू प्राइस एट 650, जो इशू प्राइस होगा वो 650 पे डील करेगा, जो कि ऑलरेडी काफ़ी कम है जो आपका करंट प्राइस चल रहा है उससे। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अगेन PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे बता सकते हैं। और मैं अगर आपको एक छोटी सी बात बताऊं तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि आपने कैसे इसका थोड़ा बहुत स्टडी किया और फाइनेंस में और आगे कैसे जा सकते हैं। तो अगर आपने वो जो मैंने बुक आपको सेंड करी थी, आपको दिखाई थी, तो अगर आपने वो देखी है थोड़ी बहुत, उसके अलावा अगर आपको यूट्यूब चैनल्स पे भी कहीं जाना है तो अगर आप मेरे पेज पे जाएंगे, मेरे चैनल पे जाएंगे, तो आपको एक ये सेक्शन होता है चैनल्स का। तो इसके अंदर मैंने बहुत सारे चैनल्स को यहाँ पे पब्लिक कर रखा है, जो कि मैंने सब्सक्राइब कर रखे हैं, जिसके अंदर आपको दिखेगा, अगर आप जैसे नॉर्मली जाएंगे तो आपको ये पेज दिख रहा होगा। इसके अंदर आपको सारे सब्सक्रिप्शन नहीं दिखेंगे। अगर आप इसको ऐसे ऑल चैनल्स से चेंज करके सब्सक्रिप्शन पे ले आएँ तो सब्सक्रिप्शन पे आपको बहुत सारे चैनल्स इसके अंदर दिख जाएंगे, जो कि सभी आपकी फाइनेंस और इकोनॉमिक्स एंड बहुत सारी और भी चीज़ों के बारे में है। हालांकि ये चैनल नहीं है, चेस ये मैं अनसब्सक्राइब कर देता हूँ। तो हालांकि इसके अलावा मतलब आप 2 भी देख सकते हैं। तो ये सब इसके अंदर आप देख सकते हैं चैनल्स, यही सब मैंने देखा है, यहीं से मैंने पढ़ा है। तो इन सब के बेसिस पे आप ये पूरा स्टडी कर सकते हैं इसको। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।